ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे और एक अच्छी बुक के बारे में जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। बेसिकली ये मिस्टेक्स से हम कैसे लर्न कर सकते हैं और मिस्टेक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये थीम है बुक का। ये एक अच्छी बुक है। और ऑथर के बारे में जेराल्ड वॉटसन एक वियतनाम वेटरन है। मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री है उनका और पीएचडी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। 30 इयर्स उन्होंने वर्क किया है और 20 साल उन्होंने टीचिंग की है। वो यूएसए बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन में ऑथर कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सक्सेस के लिए ज़रूरी है। ये क्रिएटिविटी से अलग है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ह्यूमंस के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग जो होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाता है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो ऑथर बेसिकली 5 रीजंस बोलते हैं कि हम एरर क्यों कमिट करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न जैसे है कि हम हरी में होते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो ऑथर अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि ऑथर के फादर काम कर रहे थे गैराज में एक गाड़ी के ऊपर, और उसका जो ड्रेन प्लग है वो निकालने का ट्राई कर रहे थे एक टॉर्क रेंच से। ये मैनुअल रेंच होता है। और ऑथर बोले कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे फादर उतने पढ़े लिखे नहीं है, मैंने इतनी डिग्रीज़ की है, तो इसकी जगह पे न्यूमेटिक वेंच क्यों नहीं यूज़ किया जाए, ऑटोमेटिक होता है और फटाफट क्यों नहीं काम किया जाए, इतना स्लोली स्लोली क्यों पापा काम कर रहे हैं। तो उसने अपना वैसे ट्राई किया। वो प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ड्रेन प्लग था वो टूट के बाहर आ गया और बड़ा बाहर से जो होल था वो डैमेज हो गया। अब प्रॉब्लम ये था कि होल को डैमेज को कवर करने के लिए उनको बड़ा ड्रेनेज प्लग ढूंढना था। और ये नॉन इंटरनेट का ज़माना है। नॉन इंटरनेट के ज़माने के अंदर बहुत सारे कॉल्स करने पड़े, बहुत अपने एम्प्लॉयज़ को इधर उधर भेजना पड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। और फिर उन्होंने एक बड़े साइज़ का ओवर साइज ड्रेन प्लग निकाला ढूंढ के और लगाया। लेकिन इसमें भी एक रिस्क था कि बड़ा प्लग की वजह से उसमें स्टिल लीकेज हो सकता है। तो कॉम्पनसेट करने के लिए कस्टमर को उन्होंने फ्री ऑयल फ़िल्टर दिया और फ्री गैस दिया, बेसिकली फ्री फ्यूल रिप्लेसमेंट करने के लिए। अभी इसमें ऑथर के जो लॉसेस हुए, ऑथर टाइम बचाना चाहते थे, टाइम नहीं बचा पाए। टाइम उनका ज़्यादा स्पेंड हो गया, पैसे ज़्यादा स्पेंड हो गए, पैसा बचाना चाहते थे और उनको काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस हुआ। तो ऑथर कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने एनालाइज किया, तो फादर से उन्होंने बात की। तो फादर ने उनको पूछा कि क्या तुम्हें मर्फीज़ लॉ मालूम है। अब मर्फीज़ लॉ उनके फादर बोलते हैं कि ये तुमको सिखाया गया है क्या कॉलेज में। मर्फी लॉ ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो रॉन्ग हो सकती है वो रॉन्ग होगी हमेशा। और उनके फादर ने और एक रूल बोला, 50-50-90 रूल। बेसिकली जहाँ 50-50 चांस है कोई चीज़ रॉन्ग या राइट होने का, और 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो चीज़ रॉन्ग ही होगी। दूसरा पॉइंट ऑथर बोलते हैं कि डेडलाइन को कंप्लीट करने की जो जल्दी होती है उसकी वजह से भी काफ़ी एरर्स होते हैं। तो बेसिकली ऑथर एक एक्सपीरियंस बताते हैं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए वो कंसल्टेंट थे या काम कर रहे थे, जहाँ पे वो एयरप्लेन के टायर्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। अभी टायर की जो पैकिंग होती थी वो करोगेटेड बॉक्सेस में होती थी और जिसमें स्पाइरल ट्यूब्स यूज़ होती थी। ऑथर ने बोला कि अभी टाइम बचाने के लिए डेडलाइन उन्होंने सेल्फ इम्पोज कर दी कि मैं डेडलाइन से भी जल्दी करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने कोड दे दिया, फास्ट और चीप कोड। उन्होंने उसकी जगह पे स्पाइरल ट्यूब की जगह पे कॉन्वल ट्यूब्स यूज़ कर लिए जो रेगुलर ट्यूब होते हैं। अभी उन्होंने फटाफट कोड भी दे दिया, सस्ता भी पड़ा, और ऑथर ने सोचा इससे कंपनी को फ़ायदा भी होगा। लेकिन इन द प्रोसेस क्या हुआ, ये जो ट्रांसपोर्ट होता था वो रेल ट्रांसपोर्ट से होता था। बॉक्सेस इसमें फेंके जाते थे। बॉक्सेस जब फेंके जाते थे तो साइड टू साइड में स्ट्रेंथ ज़रूरी थी, जो ये दे नहीं पाया और बॉक्सेस टूटने लग गए। इसकी वजह से जो अनलोड था, अनलोडिंग ऑटोमेटिकली मशीनों के थ्रू नहीं कर पाए। टाइम और कॉस्ट वेस्ट हुआ। मैन्युअली उसको केयरफुली धीरे धीरे शिफ्टिंग करनी पड़ी और कस्टमर्स बहुत इरिटेट हो गए, डिसपॉइंट हो गए क्योंकि बहुत डिलेज हो गई। तो इसमें लर्निंग हुई कि ऑथर ने बोला मुझे सिंपल क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे करने से पहले, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी चाहिए थी। बेसिकली वो जो पाइप्स है, स्पाइरल पाइप्स, उनके केस में वो प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, कितने लंबे समय से यूज़ हो रहा था, और फाइनली क्या इंजीनियरिंग 101 के प्रिंसिपल्स यूज़ किए हैं। इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी प्ले आते हैं, जैसे प्रेशर। प्रेशर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया ऑथर को इधर। ऑथर ने प्रेशर ले लिया कि मेरे को फटाफट डेडलाइन कंप्लीट कर। तीसरा जो ऑथर बताते हैं पॉइंट है वो फेलियर टू कंसिडर ऑल कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो ऑथर इसमें स्टोरी बताते हैं, वो एक मॉड्यूलर किचन कंपनी के लिए काम करते थे जो बनाती थी मॉड्यूलर किचन। तो वो इन्वेंट्री यूजली स्टॉक करती थी, बना के पहले रखती थी। सिर्फ ओवन और यूटिलिटी कैबिनेट्स जो थे उसको कस्टम या ऑर्डर मेड किया जाता था। और इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी थे। फॉर एग्जांपल
लो सेटअप कॉस्ट था, बार बार सेटअप नहीं करना पड़ता था, लार्ज बैच में प्रोडक्शन हो सकता था, रॉ मटेरियल्स बहुत सारे बल्क में परचेज हो सकते थे जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती थी। और उन्होंने कंपनी ने एक बड़ा वेयर हाउस रिसेंटली बनाया था, तो वो उसका अच्छा यूज़ कर सकते थे। इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी थे। इन्वेंट्री के को रखने के बहुत सारे कॉस्ट थे, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे कॉस्ट होते हैं वेयर हाउस रिलेटेड। स्टॉक पे इंश्योरेंस भरना पड़ता था क्योंकि काफ़ी सारा स्टॉक होता था। वेयर हाउसिंग के अलग कॉस्ट होते थे, उसका मूवमेंट, उसमें सिक्योरिटी और दूसरे सारे कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट कंसिडर नहीं किए गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोजेक्ट को फेल कर रहा था वो ये था कि कलर में स्टेन आ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बाकी मॉड्यूलर किचन तैयार होता था, वो बन के रेडी होता था, और वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर और रेंज और दूसरे की वजह से उसमें चेंज होने लगता था कलर का। और बाद में जब फ्रेश बनता था ओवन और यूटिलिटी कैबिनेट, तो मिसमैच हो जाता था दोनों के अंदर। सेकेंडली, बहुत टाइम तक कंपनी ऐसा कर रही थी, लीफो मेथड यूज़ कर रही थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली जो भी बनता था लास्ट में वो पहले यूज़ होता था, और जो अंदर का माल है वो और पुराना पुराना आउटडेटेड होता जाता था। तो लीफो एक्चुअली एक नॉन डिज़ायरेबल चीज़ है। ज़्यादातर केसेस में लीफो इज़ नॉट डिज़ायरेबल, फीफो यूज़ होना चाहिए। इससे लॉसेस ये हुए कि ओवन कैबिनेट और अदर कैबिनेट्स में कलर मिसमैच था, कस्टमर्स गुस्सा हो जाते थे और रीमैन्युफैक्चर करने पड़ते थे दूसरे कैबिनेट्स। तो बेसिकली उनका जो ज़्यादा चीज़ें जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होती थी वो सब उनको वापस बनाया जा रहा था, उनको हैवी लॉसेस हो रहे थे ये चीज़ की वजह से। इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था? तो बेसिकली वो टाइम पे एमआरपी, जिसको मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है, ये ईआरपी का एक पार्ट होता है, उसके हिसाब से एक एक मटेरियल अच्छे से प्लान करके कोऑर्डिनेट करके अच्छे से बन सकता है। तो ये चीज़ कंपनी यूज़ नहीं कर रही थी जो इजीली अवॉइडेबल था। सेकेंडली, पैकिंग से पहले इंस्पेक्शन हो सकती थी कि माल जो शिप हो रहा है उसमें कलर मिसमैच तो नहीं है। और थर्डली बोलते हैं कि जेआईटी, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हो सकता था जिसमें इन्वेंट्रीज की ज़रूरत ही नहीं है, इतने बड़े अरबों के वेयर हाउस की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये फेलियर्स थे बेसिकली। चौथी स्टोरी में ऑथर बोलते हैं कि एक रिसाइकलिंग मिल के लिए वो वर्क कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ऐसे ही चेयरमैन से बात करते करते बोला कि आप मेरा रिटायरमेंट फंड करोगे और बहुत अच्छा वेल्दी रिटायरमेंट बनाओगे। तो उन्होंने अम्यूज़मेंट पूछा क्यों, कैसे? तो बोलता है कि मैं 2 ट्रक्स सिमिलर बनाऊंगा, रखूँगा अपने पास, ट्रक को वे कराऊंगा, वे ब्रिज होता है उसमें वे कराऊंगा उसको, लेकिन मैं अनलोड नहीं करूँगा उसमें माल। थोड़ा आगे जाके अपने दूसरे जो एम्प्टी ट्रक है उसके अंदर माल स्विच करके पेमेंट कलेक्ट कर लूँगा। और ये दोनों ट्रक में इसके बाहर बिना ले जाए फैक्ट्री के घुमाता रहूँगा और पेमेंट कलेक्ट करता रहूँगा, और दिन के एंड में जब सब्सटेंशियल कैश हो जाएगा तो मैं बैंक में जाकर जमा कर दूँगा। क्योंकि आपके कंट्रोल्स इतने लैकिंग है, इसके अंदर आप कुछ भी कंट्रोल्स ही नहीं है आपके यहाँ पे। तो जो चेयरमैन थे वो काफ़ी शॉक हो गए। उन्होंने बोला हमारे सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, और उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और कोई भी हमारे साथ ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन अमेजिंगली 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट और यही चेयरमैन उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि एक बहुत अमेजिंग, एक बहुत अलग सी बात हो रही है कि पेपर बोर्ड का जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कम होते जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑलमोस्ट 50% पे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ऑथर को बोला गया कि इन्वेस्टिगेट करें। ऑथर ने इन्वेस्टिगेट करके पाया कि एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय था, उसने बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के ऐसे ही सिमिलर तरीके से चोरी कर ली थी। तो बेसिकली फेलियर टू कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ जो ऑथर बोलते हैं जो होनी चाहिए, फेलियर टू आस्क अदर्स फॉर हेल्प। बेसिकली हमको दूसरे से हेल्प मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये स्टोरी ऑथर बताते हैं हॉस्पिटल की, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर को रूम रिफर्बिश करने के लिए दिया गया था हॉस्पिटल का, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऑथर को इमीडिएटली अर्जेंटली बुलाया गया। ऑथर ने आते ही देखा कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने देखी कि ऊपर से वायरें डेंजरसली हैंग हो रही है जो किसी को इलेक्ट्रोक्यूट कर सकती हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने नोटिस की, एल्युमिनियम लैडर यूज़ की गई है कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, लेबर की तरफ से, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सीधे इलेक्ट्रोक्यूट कर सकता है किसी को भी। और यही हुआ था कि काम करते करते एक लेबर ने लाइव वायर टच कर दी थी, जिसकी वजह से जो एमसीबी था वो ट्रिप हो गया था, स्विच ट्रिप हो गया था। अभी इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था और देखिए लाइट चली गई, इमरजेंसी इक्विपमेंट चला गया और पेशेंट टेबल पे था ऑपरेशन थिएटर पे। इसकी वजह से जो सर्जन थे वो बहुत दुखी थे, बहुत अपसेट थे, और उन्होंने ऑथर के साथ चैट किया कि ये कैसा टाइप का कंट्रोल है और इतनी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई है और मेरा पेशेंट टेबल पे था। तो
ऑथर ने इमीडिएटली पुलिस को बुलाया और वर्कर को लेके बाहर पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। ऑथर ने इमीडिएटली इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई, जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है वो क्रिएट की, ताकि ये डॉक्यूमेंट हो जाए ये चीज़। और इससे लर्निंग ऑथर ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को जब भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है तो मैनेजमेंट को एडवाइस करना चाहिए था। इलेक्ट्रिशियंस खुद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास अवेलेबल थे और कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी अपना लेबर ये केस में। और इलेक्ट्रिशियन, एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से असिस्टेंस लेते तो ये सब इशू ही नहीं आते। उन्होंने इवन वो टाइप ऑफ लैडर बैन करा दी जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही थी। और फाइनली उन्होंने और एक चीज़ बोली कि एम्प्लॉय के साथ जो था कोई कंपेनियन नहीं था, तो कोई कंपेनियन होता तो ये अर्थिंग का इशू भी नहीं आया होता। तो बेसिकली एम्प्लॉय के साथ और एक हमेशा आदमी ज़रूरी था लेबरर के साथ, 2 लोग होते तो ये इशू नहीं होता। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में बहुत अच्छी लगी, इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल कंसेप्ट यूज़ किए हैं, मैंने कवर नहीं किए लेकिन इसमें बहुत सारे मेंशन्ड है। पर्ट और दूसरे भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक उसमें मेंशन्ड है। एडिशनल टॉपिक्स जो है स्टडी के लिए ऑथर ने लास्ट में दिए हुए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स, डिटेल रेफरेंसेस दिए हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर की, कैसे इसको आगे हम फर्दर रीडिंग कर सकें। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में उतनी अच्छी नहीं लगी, इसमें जेनरिक एग्जाम्पल नहीं दिए, इसमें इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स ही हैं। तो हम रियल लाइफ के अंदर डे टू डे मर्दा में हम बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर कर सकते हैं स्टिल। ये बहुत इंडस्ट्रियल मिस्टेक फोकस है, तो इंडस्ट्रियल रिलेटेड बुक है ये। और इसमें स्टोरीज़ का फ्लो थोड़ा सा अनइवन है चैप्टर के हेडिंग के हिसाब से। बाकी ओवरऑल ये बुक रिकमेंडेड रीड है, मैं इसको 3.5 की रेटिंग देता हूँ, काफ़ी रीजनेबल बुक है ये। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। दूसरी में और समरीज़ किस चीज़ों पे, क्या टॉपिक पे बनाऊँ, कोई कंसेप्ट में और डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू आपके वैल्यूएबल टाइम।